Hello, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Hope so you are feeling well, my dear student. अपने न्यू टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग गॉसियस लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। इससे पिछला लेक्चर देखना ना भूलिएगा, ठीक है। उस लेक्चर के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मतलब ब्रीफली डिस्कस किया है। तो अब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास अगर जो क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज बंद है, पड़ा हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। जैसे कमरा क्लोज है, इसके अंदर यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, तो दीवारों में से, छत में से, सब जगह से, फर्श में से कितना फ्लक्स जाएगा। अगर बैलून है, बैलून के अंदर चार्ज पड़ा है, अगर एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन के अंदर कहीं चार्ज पड़ा हुआ है, तो फिर उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। राइट, आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो सबसे सिंपल किस्म की क्लोज सरफेस है उसको लेंगे और फिर बाद में आगे फिर आपको और एजम्पशन बताऊंगा। तो सिंपल क्लोज सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, फुटबॉल की मानद, ओके, एम्प्टी हॉलो फुटबॉल। उसके अंदर हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखेंगे, सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज को हमने जनरलाइज कर दिया, एन पॉइंट चार्ज कर दिया, तो वो गॉसियन लॉ बन जाएगा। आप समझ लेंगे ये आप 90% गॉसियन लॉ आप सीख जाएंगे। इस टॉपिक पे गौर कीजिएगा, थोड़ी सी चीज ऐड करूंगा तो पूरा गॉसियन लॉ हो जाएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपने गॉसियन लॉ के मुताल्लिक जिक्र देखेंगे, ठीक है। तो चलिए काम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ज़हन में रखते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को एरिया मल्टीप्लाई ई कॉज ऑफ थीटा, इस चीज़ को जहन में रखते हुए प्रीवियस लेक्चर जो मैंने दिया था उसको ज़रूर देखें और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। राइट, तो चलिए मैं सरफेस बनाता हूँ और फिर उसके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कैसे इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अब ये में लगेगा आपको सर्कल, लेकिन सर्कल नहीं, ये स्फीयर है, फुटबॉल की मानद मैं चीज़ लेना चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस मौजूद है यहाँ पे, अगर मैं ये बना लेता हूँ कि ये है एक स्फेरिकल सर्कल मौजूद है, ठीक है। तो ये सरफेस है, ठीक है। इसके सेंटर में एक सिंगल पॉइंट चार्ज हम लेते हैं। लेट्स सपोज कर ये पॉइंट चार्ज मेरे पास Q यहाँ पर मौजूद है, जो एनक्लोज है, बंद है, मुकैयद है अंदर, ठीक है। तो ये अंदर रखती है। अब यकीनी बात है कि ये अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा और सरफेस में से लाइनें गुजरेंगी, सरफेस इंड्यूस्ड हो जाएगी, जो भी होगा उसमें से लाइनें वहां तक पहुंचेंगी और जाएंगी, ठीक है। तो फिर लेकिन इसमें जो मेन हर्डल ये आ रही है दी स्टूडेंट, आप अगर कंसंट्रेट करें इस बातों पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ज़रूरी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सामने जो है बिल्कुल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की शक्ल में प्लेन एरिया होना चाहिए। हमें इस किस्म का एरिया चाहिए कि जिसमें से फ्लक्स गुजरे, क्योंकि फ्लक्स के लिए हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी है कि सामने ऐसा प्लेन एरिया चाहिए। अब ये तो कर्व आ रहा है, इस एरिया को आप समझ सकते हैं कि ये इस सेंस में आ रहे हैं, ये कर्व की शक्ल में एरियाज मौजूद है, इनमें कर्व है, कर्वेचर है, कर्वेचर, ठीक है। अब इस कर्वेचर के ऊपर वो डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो सकती। डेफिनेशन अप्लाई तब होगी कि व्हेनेवर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद सम एरिया, टू डायमेंशन एरिया, नॉट सम कर्व। सो कर्व को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं आप साइंस स्टूडेंट, आपको पता है कि हम इसको अगर वेरी स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दें। जैसे आप देख लें, अगर मेरे पास सिंपल लाइन है, अगर इस लाइन में कर्व आपको नजर आता है, लेकिन अगर इसके मैं स्मॉल इन्फिनिटेसिमल पीसेस कर दूं, तो एक एक पीस पे अगर आप कंसंट्रेट करें वो लीनियर होगा, यानी कि वो सीधा सीधा होगा। जैसे ज़मीन आपको पता है कि वो किस फॉर्म में है ऐसे, लेकिन जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो हमें कुछ पता चलता है कि वो उसके अंदर कर्व है कि नहीं। 25-30 किलोमीटर तक जो है वो आप कैसे लगेगा, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, फिर उस पॉइंट पे खड़े होंगे आफ्टर 25 किलोमीटर, फिर आपको आगे लगेगा। इसी तरीके से जो मोबाइल की कंपनी होती है वो आपके जो लगाते हैं, पोल लगाते हैं, जिनके ऊपर उनके एंटेनास मौजूद होते हैं विद इन द रेंज ऑफ 20-25 किलोमीटर, क्योंकि उसके बाद उसके एंटेनास से बेंड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कर्वेचर प्रोमिनेंट हो जाता है। तो डिपेंड करता है कितना बड़ा कर्वेचर है, तो उस हिसाब से हम इसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस करेंगे। अब हमने करना क्या है कि ये जो फॉर एग्जांपल जैसे ये कर्व है, अगर मैं इसको छोटा सा पीस कर दूं तो देखिए आपको रेक्टेंगल फॉर्म में, छोटा पीस कर दूंगा तो रेक्टेंगल फॉर्म में नजर आएगा। तो इसी तरीके से अब क्या होगा
मैं इंटरेस्ट रखता हूं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है, कितनी नंबर ऑफ लाइनें ट्रांसमिट हो रही है, तो फिर सबसे पहले मैं इसको इक्वल इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चंक्स में स्मॉल एरियाज में डिवाइड करूंगा और एक एरिया में से फ्लक्स हम काउंट करेंगे और सब एरिया के फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन या सबमिशन का मामला है, ठीक है। अगर पॉइंट हमारा अप्रोक्सीमेट एरिया हमारा बहुत ही अप्रोचेज टू जीरो अगर हो गया तो फिर तो हम इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, वरना इसमें सबमिशन डिस्क्रीट मैकेनिज्म में इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलिए मैं इसको, अगर मैं आप कहना ये चाहता हूं कि हम इसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे मेरे पास अगर ये एक छोटे एरिया आ गया, एक छोटे एरिया को मैं बोल सकता हूं डेल्टा A1, इसके साथ दूसरा जो एरिया होगा उसको मैं नाम दे दूंगा डेल्टा A2। इस तरीके से nth एरिया अगर हम लेते हैं तो करते करते हमारे पास डेल्टा nth एरिया आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बना लिया। इसी तरीके से मैंने इसकी पूरी सरफेस को इक्वल यूनिफॉर्म पार्ट में यूनिफॉर्म एरियाज के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये एग्जांपल के तो कुछ एरिया में यहाँ ले लेता हूँ, पूरे एरिया को ऐसे बनाऊंगा तो बहुत टाइम चाहिए इसके अंदर। लेट करें कि यहाँ से ई जा रही, ई यहाँ से जाएगी क्योंकि ये सेंटर में मौजूद है। जब सेंटर में स्फीयर के सेंटर में चार्ज होता है तो उसका ई हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। दिस इज अनदर केस। तो इसीलिए यहाँ से एरिया और ई आपस में परपेंडिकुलर आएंगे। ये इसमें से निकल के चली गई हमारे पास ई। इसको आप थोड़ी देर के लिए E1 भी कह सकते हैं, लेकिन बाद में इसको मैं कुछ लूंगा। इसके साथ ही ये जो एरिया की डायरेक्शन है यहाँ पर डेल्टा A1 लेता हूँ। इसी तरीके से लेट्स सपोज करें कि दूसरा कोई एरिया लेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी है, इधर भी है, हर जगह पे ऐसी है। करते करते अगर ये डेल्टा nth एरिया है, इस तरीके से सारे एरियाज बने हुए हैं और मेरे पास डेल्टा nth एरिया है, तो फिर यहाँ से जो ई निकलेगा ये आ गया। इसको अगर मैं En कह देता हूँ तो और ये एरिया मेरे पास आ जाएगा डेल्टा An, ठीक है। डेल्टा का मतलब है स्मॉल, An आ जाएगा, ठीक है, राइट। और इस तरीके से आप डायग्राम को जनरलाइज कर सकते हैं सारी, राइट। अब अगर मैं एक एरिया में से, इस एरिया में से फ्लक्स इक्वेशन लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा 1 2 3 4 5 सब जगह पे लगा दूंगा, तो टोटल जो फ्लक्स निकलेंगे वो थोड़े छोटे फ्लक्स निकलेंगे। एरिया बहुत छोटा है, डेल्टा φ1। तो इसलिए अगर इस फर्स्ट नंबर एरिया नंबर 1 में से, एरिया नंबर 2 में से, एरिया नंबर 3 टक 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 करते करते हम एरिया नंबर nth में आ जाते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एरिया में जो फ्लक्स निकल रहा है उसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा φ1 विच इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ, अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि थीटा जो है वो हमारे पास इनके दरमियान 0 डिग्री भी होता है, क्योंकि सेंटर में चार्ज पड़ा है, जिसके लिहाज से जो है ना वहां से आप देखेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर जो एरिया बने, जो एरिया पे ई परपेंडिकुलर होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होगी आपस में पैरेलल होगी, इसलिए ये 0 रखेंगे, इसलिए काज इसमें खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा φ1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ 0 डिग्री। इन कॉज ऑफ 0 डिग्री सारे समय के 1 होता है, तो फिर हमारे पास आएगा डेल्टा φ1 is equal to E1 delta A1 because cos 0 degree is equal to 1. Similarly delta φ2 आएगा फिर इसी तरीके से डेल्टा φ2 is equal to E2 delta A2। तो इसी तरीके से अगर हम इसको जनरलाइज करते जाएं तो एंड में हमारे पास डेल्टा φn आ जाएगा जो कि कहलाएगा En डेल्टा An। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास डिफरेंशियल फ्लक्स आए हैं, छोटे फ्लक्स आए हैं, सारे फ्लक्स को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा आपको क्लोज सरफेस में से मिल जाएगा। इन सब का सम अप कर लेंगे आपस में, इन्हें प्लस कर देंगे। इन्हें प्लस करने के लिए हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका नाम मैं फाई रख लेता हूँ। ये बन जाएगा डेल्टा φ1 प्लस डेल्टा φ2 और इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएं तो ये आ जाएगा डेल्टा φn। अब इसके अगेंस्ट अगर इक्वेशन डाल दी जाए तो फिर हमारे पास आ जाएगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 और आगे बढ़ते जाएं
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई एन डेल्टा ए एन, ठीक है, राइट, आपको समझ आ गई, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इस बोर्ड की साइड को मैं इरेज कर लेता हूँ, आपको ऑलरेडी टॉपिक ज़हन में है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो किसी वक्त ले सकते हैं और मेरी वीडियो को बार बार देख के आप इसको दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इस रीजन को साफ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और बयान कर दूँ। इस इक्वेशन को उठा के मैं ऊपर लाता हूँ और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। अभी मैं E1 E2 सबको E बोल लूंगा, उसकी वजह बताता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते। एस जैसे हमें पता है कि देखें E जो यहाँ पर E है, E किस बात पे डिपेंड करते हैं। E की इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन मेरे पास ये भी बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम इनके दरमियान में वैक्यूम है, सोर्स चार्ज डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। और मैंने बताया कि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वहां से ये डिस्टेंस जो है ना सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि E1 E2 जितने भी मेरे पास है वो सेम रहेंगे, क्योंकि E1 अगर ले लूं या E2 क्यों इक्वल रहेंगे, कि वजह ये बनती है कि सारे के सारे जो है Q सबके लिए Q सेम है, सबके लिए R की वैल्यू सेम है। यहाँ पे अगर मैं देता हूँ अपना EN, उसके लिए भी R उतनी ही है, ठीक है, और सोर्स चार्ज एक ही है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए E1 E2 E3 और जितने भी EN है इनकी जगह पे आप E डाल सकते हो। तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास बनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन, उसमें मैं सब जगह पे यहाँ लिख दूंगा E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते E डेल्टा AN। फिर मैथ यूज कर तो E को कॉमन ले लेंगे, E बाय कॉमन आ जाएगा और इन साइड रह जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 और इसी तरीके से डेल्टा AN। तो फिर अब देखें ये सारे जो एरियाज हैं ये आपस में प्लस हो रहे हैं, स्मॉल एरिया, इसको हम यहाँ पे एक सबमिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो सबमिशन का कॉन्सेप्ट आप ये समझे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, सिग्मा इसको लेते हैं I इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा AI। इस मीन कि ये I जो है 1 से स्टार्ट होकर n तक, 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 5 n तक, ये AN टर्म प्लस और इसकी शॉर्ट वर्जन ये बनते हैं लिखने का, ठीक है। अब फर्दर हम आगे इसमें थोड़ा सा एलोबरेट करें। इसमें आपको पता है कि जितने भी ऊपर एरियाज, उन सब एरियाज को अगर प्लस कर दिया जाए तो बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो फिर ये स्टूडेंट, तो मैं इस चीज को अगर मैं इसको बोल लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसमें मैं ये मेंशन करता हूँ कि डेल्टा सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा AI जो है 4 पाई R स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सारे जो एरियाज बनते हैं जितने के जितने ये डिफरेंशियल एरिया, इन तब डिफरेंशियल एरिया को जब प्लस कर देंगे आपस में तो ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बन जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में इसके अगेंस्ट ये डालेंगे, E के अगेंस्ट ये डालेंगे, वो हमारा लास्ट रिजल्ट होगा, वो आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग है जो गाजी लॉ के अंदर भी अप्लाई होगा, राइट। तो फिर इसको मैं यहाँ पे फाइनली शो कर लेता हूँ कि ये रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट यहाँ पे डालूंगा और ये वाला रिजल्ट उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसको मैं मेंशन करता हूँ आपकी, ठीक है। तो बल्कि मैं इस जगह पे लिखता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ जाए। ये एरिया लेता हूँ ताकि थोड़ी सी स्क्रीन में आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। तो बाय यूजिंग दिस एरिया अगेंस्ट दिस हियर and the value of E here in this formula of the flux, then we will get the result which is a wonderful. So flux equal E के against the E I will plug 1/4 pi epsilon naught source charge and the distance between them, and against the total differential area, sum of the differential area 4 pi R square, 4 pi R square. So after simplification what I will get, 4 पाई को 4 पाई से कैंसिल कर दूंगा, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से काम कर लूंगा, तो फिर मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 5q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज अ वंडरफुल इक्वेशन और ये है हमारे पास वो इक्वेशन जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कहने का मतलब यार इक्वेशन क्या कह रही है, आप इसे गौर से देख सकते हैं कि ये इक्वेशन के सामने ये दोनों चीजें डायरेक्ट है।
यानी कि ये के ऊपर लिखा है कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा फ्लक्स, ठीक है। अभी सिंगल चार्ज की वजह से उतनी फ्लक्स जा रहा है, डिवाइड में जो है मीडियम आ चुका है, क्योंकि इस सरफेस एरियाज के दरमियान मीडियम अगर जो भी होगा उसको इफेक्ट करेगा। अगर मीडियम एयर है तो फिर हम इसको 8 पॉइंट समथिंग 10⁻12 के साथ, ठीक है, डिवाइड करेंगे, यानी इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये बनता है कि जो इस सरफेस एरिया में से फ्लक्स जाएगा वो टोटल चार्ज की क्वांटिटी जो इनक्लोज है इनसाइड उस पर डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट था जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface due to a single point charge. Okay, next topic में इंशाल्लाह ताला मैं इसको जनरलाइज करूंगा, वो हमारा गाउसियन लॉ बन जाएगा, उसका इंतजार करें। ऑल माय डियर ब्लेस्ड यू, मस्ट सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपको वीडियो मिलते रहे और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।